नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। शाम के 5 बज चुके हैं तो पंचायत का समय भी हो गया है। मैं हूं लालचंद्र सिंह। तो अगले 1 घंटे में हम पंचायत में आज जो बात करने वाले हैं वो बात यह है कि दक्षिण भारत में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। और जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है तो दक्षिण भारत के लोग क्या बोल रहे हैं, दक्षिण भारत में क्या मुद्दा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों को अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर धुआंधार दौरा हुआ है। इन्हीं पिछले कुछ महीनों में सनातन के खिलाफ जमकर बयानबाजी हुई है। इन्हीं कुछ महीनों में दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक जैसे राज्य आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। केरल से ताजा खबर है कि वहां पर सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। कर्नाटक का तो हम जानते ही हैं, 5 गारंटी पूरी करने के चक्कर में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार तक कह चुके हैं कि अगले 1 साल तक विकास का कोई फंड नहीं है, एमएलए को विकास का कोई फंड वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये आर्थिक मुद्दे हैं। हनुमान चालीसा पर विवाद जो बेंगलुरु का है वो तो सिर्फ एक ताजा कड़ी है। इस तरह के कई विवाद हैं, कभी बजरंग बली पर, कभी धार्मिक झंडे को लगाने को लेकर, कभी हिजाब को लेकर, और कभी हनुमान चालीसा पर या अजान पर विवाद। और फिर जिस तरह से वहां पर पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो रहा है। अभी एनडीए में तमिलनाडु की पीएमके शामिल हुई। इसके पहले एआईएडीएमके ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने अलग कर लिया था अपने आप को। अब पीएमके जुड़ गई है। साथ ही चुनावी बॉन्ड का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि अभी अभी हाल में खुलासा हुआ है कि जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं, फ्यूचर गेमिंग ग्रुप, उसने करीब करीब 2/3 हिस्सा तो डीएमके को दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड चंदे के रूप में। तो यह सब मुद्दा ऐसा है जो दक्षिण भारत में इस बार के आम चुनाव को प्रभावित करने वाला है। बाकी और भी कई मुद्दे होते हैं। तो क्या है इस बार के दक्षिण भारत के मुद्दे, क्या है वहां के मतदाताओं के मन में। इसमें पीएम का साउथ कनेक्ट जो पीएम मोदी का है वो कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इन सारी मुद्दों पर बात करेंगे कि दक्षिण भारत के लोगों के मन में क्या है, वो क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन इस बीच जैसा कि हमने बताया कि तमाम मुद्दों पर दोनों पक्षों, पक्ष विपक्ष और बाकी कई पार्टियों की तरफ से कई मुद्दों पर बयान सामने आ रहे हैं। तो पहले जरा इन पार्टियों के कुछ नेताओं के बयानों को देख लेते हैं और उसके बाद फिर अपने खास मेहमानों से जुड़कर आज इस पंचायत की शुरुआत करेंगे। इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके, कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये 1 सेकंड नहीं लगाते। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे ऐसा हो सकता है? हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। वो शक्ति क्या है? राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। देश की जनता को देखना चाहिए। बात यह नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड टीएमसी को मिला, कांग्रेस को मिला,
ज़्यादा बेनिफिशियरी तो बीजेपी ही रही है, इसी तो लाई है। सवाल इस बात का है कि डोनेशन देने वाला, चंदा देने वाले का वो जान कोई नहीं सकता। ऐसा कानून बनाया, यानी ये आश्चर्य की बात है। वहां सवाल आता है। जो कुछ हो रहा है कानून के अंतर्गत हो रहा है। देश के में कानून बना कि कैश की जगह चेक के माध्यम से पैसे आएंगे। पहले चुनाव के अंदर कैश का दुरुपयोग होता था, अब ये हुआ कि वह सबके सब पैसे बैंक के माध्यम से, चेक के माध्यम से आएंगे, ताकि वह जो पैसा आ रहा है वो कहीं ना कहीं खाते से आएगा। अब कोर्ट ने आदेश किया कि वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट में उनकी जानकारियां निकाली जाए। वो कोर्ट के आदेश का पालन होगा, वो भाजपा हो, डीएमके हो या टीएमसी हो, चाहे वो बीआरएस हो, चाहे वो बीजेडी हो, सब पार्टियों को इसका उत्तर देना पड़ेगा। परंतु एक बात बोला कि 20,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड दिए गए, जिसमें से 6,000 करोड़ रुपए के भाजपा को और 14,000 करोड़ रुपए के विपक्षी दलों को दिए गए। Just a few weeks after the Congress government came to power in Karnataka, we saw in Shimoga, in Bijapur, in Kolar and in certain parts of Bengaluru, large processions taken out by radical groups which tried to provoke certain sections of the society. संडे जो घटना हुई उसमें अगर मुझे कुछ ज्यादा हो जाता, मैं मर जाता, तो कौन जवाबदारी लेता था? अभी ऐसा इस बचाव में आए हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि हाँ कोई तो ऐसा है, कोई तो हाथ उठाने वाला ऐसा है, तो ऐसा। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है कि 19 अप्रैल को एक वोट बीजेपी को जाएगा, एनडीए को जाएगा। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है, अब की बार तो झलक तो आपने देख ली कि क्या कुछ मुद्दे दक्षिण भारत में इस बार हो सकते हैं। इन मुद्दों का कितना असर होगा, इसके साथ और कौन से मुद्दे होंगे, इसी पर आज हम 5 की पंचायत कर रहे हैं। और 5 की पंचायत में हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं आज खास तौर पर टॉम वडक्कन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत टॉम वडक्कन जी। साथ में डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। और हमारे साथ केवी प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी इस पंचायत में। आज मैं पंचायत की शुरुआत टॉम वडक्कन सर से करता हूं। टॉम वडक्कन जी, ये बताइए कि जिस समय आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगता है कि एकदम से साउथ इंडिया पर, दक्षिण भारत पर पूरा फोकस कर दिया है। जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, अभी साफ तौर पर प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि ये विपक्षी गठबंधन के नेता, ये दल, खासतौर पर डीएमके के लोग और भी बाकी दल, हिंदू धर्म पर बड़े ही खुले तौर पर बड़ा खुल करके हमला करते हैं, जबकि किसी और धर्म पर कोई टिप्पणी तक नहीं करते। ये क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? आप लोग इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं? देखिए, हमें बनाने का कोई जरूरत नहीं है। देशवासियों में एक जुनून सा है, वो ये कि सनातन धर्म के खिलाफ जो अभियान डीएमके ने शुरुआत किया जी, और इनका जो यात्रा था, उसमें राहुल गांधी का जो स्पीच था, उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा युद्ध शक्ति के खिलाफ है। और वो स्पेसिफिकली ये भी कहा हिंदू रिलीजन में जो शब्द शक्ति है, पूरा रेफरेंस उन्होंने दिया। और आप और हम सब देख रहे हैं। और ये हिंदुस्तान में मतलब लोगों में एक जुनून सा है। ये साउथ नॉर्थ को डिवाइड नहीं करता है, ये यूनाइट करता है। ये इनको समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान का यूनिटी है, उनका जो हमारे लिटरेचर है, हमारे जो कल्चर है,
इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। ये रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है। हिंदुस्तान के एक कोने से लेकर कश्मीर के एक कोने से लेकर कन्याकुमारी तक अगर हिंदुस्तान को जोड़ता है वो सनातन धर्म है। वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से आप अभी देखिए मॉडर्न इंडिया, उस हिस्टोरिकल पीरियड के साथ वो कनेक्टिविटी है, उसको तोड़ने का कोशिश जो करते हैं, इसको अंग्रेजी में कभी बाल्कनाइजेशन कहते हैं। नॉर्थ साउथ डिवाइड, हिंदी आए तो प्रश्न है क्या तमिल आप ला ले सकते। लेकिन टॉम वडक्कन जी, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में इसका जिक्र कर रहे हैं, उससे तो ये संकेत मिल रहा है कि आप लोग इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं चुनावों में। बनाने का जरूरत क्या है? ये रेडीमेड मतलब एक आप मुद्दा पकड़िए, उसके साथ साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है। राहुल बाबा को अगर अपना जबान पर कंट्रोल नहीं है या कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंसेस का पोजीशन ये है, तो जनता जनार्दन तो चुप तो नहीं रहेंगे। और वो इश्यू पॉलिटिकल पार्टी है आखिर, तो वो तो आएगा ही सामने। ठीक और है, एक चीज जी, हाँ, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं जोड़ दीजिए, फिर मैं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। अब कर्नाटक को देखिए, पीने का पानी नहीं है वहां एक हनुमान चालीसा का वो एक म्यूजिक रिकॉर्डिंग किया बेंगलुरु में, तो उसका नतीजा क्या हुआ? उस आप टेलीविजन चैनल्स पर देखा होगा, वो दुकानदार का पिटाई हुआ। मैं अभी उनके बाइट दिखा रहे थे, उनकी बातें हम लोग सुना रहे थे, और मैं लौटता हूं, उन सब मुद्दों को भी हम इस आज की पंचायत में जरूर शामिल करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश रहेगी कि व्यापक तौर पर जो कॉम्प्रिहेंसिव है कि क्या क्या मुद्दे हैं। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, केवी सर के पास में आऊं उससे पहले डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, क्या ऐसा है कि कहीं ना कहीं देखिए पहले डीएमके के नेताओं का लगातार बयान आया सनातन के विरोध में, डेंगू मलेरिया खत्म कर देना चाहिए, उसके बाद कांग्रेस को कहीं ना कहीं उन बयानों की जिस तरह से निंदा करनी चाहिए वो तो हुआ नहीं, बल्कि उल्टे प्रियांक खरगे, कार्ति चिदम्बरम जैसे नेताओं के कुछ ऐसे बयान आ गए जिससे ये भारतीय जनता पार्टी को कहने को मिला कि ये जो पूरा का पूरा गठबंधन है ना, ये सनातन के विरोध में है। तो कहीं ना कहीं उनको ये स्पेस आपने दिया है क्या? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। पहली बात तो यह है कि इस समय जब हम ये बहस कर रहे हैं तो इस देश में आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला सामने आ चुका है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला है। मैं आऊंगा उस पर अलग से। सरकार ने अरे आप तो अभी से परेशान हो गए, तो पहला नहीं परेशानी हमें नहीं, हम तो उस मुद्दे पर आएंगे ही। हमारे मैं वही कह रहा हूँ कि दूरदर्शन वाले हैं, आप दूसरे चैनलों की तरह क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ पंकज सर, सिर्फ मैं इतना सा कह रहा हूँ कि हम जरूर उस पर करेंगे, व्यापक चर्चा करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि इस समय जरा सनातन विरोध वाले पर आ जाइए, चुनावी बॉन्ड पर मैं जरूर आऊंगा, ये मेरा वादा रहा। मैं उसी पर आ रहा हूं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी लिखी स्क्रिप्ट हम बोलेंगे। नहीं, आप बिल्कुल बोलिए, फ्री होकर बोलिए सर। तो इस देश में जो सबसे बड़ा आजाद भारत का घोटाला है, वो इस देश के लोगों को उसने हिला दिया कि किस तरह सरकार एक कानून बनाकर वसूली करती, किस तरह जिन कंपनियों को जिनका 10 करोड़ भी जिनकी कुल एसेट नहीं है, वो 150 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। बहरहाल ऐसे मुद्दे, ऐसे समय जब एक सरकार बुरी तरह से फेल है, उसने जो भी वायदे किए थे, चाहे 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का, चाहे किसानों की आय दोगुनी करने का, किसी भी मोर्चे पर महंगाई, आप जानते हैं कि जो 400 सिलेंडर था रसोई गैस वो 1100 में है। आप महंगाई के बारे में सब कुछ जानते हैं, पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई, सारा देश जानता था। एक असफल सरकार क्या करे। ये अफसोस की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री इस तरह से धार्मिक विद्वेष फैलाने में चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। अरे कल की जिस रैली का जिक्र कर रहे हैं, शक्ति की बात की, आपने बाइट भी दिखाई है, किस शक्ति की बात कर रहे थे राहुल गांधी? हमने पूरी बाइट दिखाई है। जी बिल्कुल, किस शक्ति में? ईडी की बात कर रहे थे, वो सीबीआई की बात कर रहे थे, और ईवीएम की बात कर रहे थे। हाँ, वो भी हमने दिखाई। उन्होंने साफ कहा, खड़गे जी ने उसके बाद और स्पष्ट किया कि मनुवाद की शक्ति और आरएसएस की शक्ति। अरे भाई, हिंदू धर्म में आसुरी शक्ति की भी बात कही गई है। शक्ति एक ही नहीं होती है, वो आसुरी शक्ति भी होती है। तो यहाँ पर बात जो धर्म पर जिस तरह से ला रहे हैं, और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि भारत के इतिहास को जो लोग जानते हैं वह डर रहे होंगे,
क्योंकि जिस सनातन विरोध की ये बात कर रहे हैं उसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 साल तक डीएमके के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, उस समय भी पेरियार डीएमके के आदर्श थे, उनके विचार वही थे। और दक्षिण भारत आप जानते हैं तमिलनाडु में अलग देश होने की मांग की थी। इन परिस्थितियों में नेहरू जी की मृत्यु के आसपास तो भारत की संविधान को कि हमें अपने विचार रखने की पूरी आजादी होगी, क्योंकि जहां सनातन के विरोध की, हम सनातन के किसी भी विरोध की निंदा करते हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है निचली जातियों के साथ अत्याचार किया। पंकज श्रीवास्तव जी, पंकज श्रीवास्तव जी, मुझे उम्मीद है कि आप संतुष्ट होंगे कि आपने सारी बातें अपने रखी। आप देख लीजिए जो बात मुझे लगता है, देखकर परेशान हो कि नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप संतुष्ट है ना सारी बातें रख करके, आप संतुष्ट है ना सारी बातें रख करके, ठीक है। मुझे अपनी बात आप कहां बोलने दे रहे हैं? अच्छा, तो अगर कुछ बाकी है तो पहले बोल लीजिए, फिर हम दूसरे के पास जाएंगे। हाँ, तो ये सुन लीजिए। हाँ, सुनाइए। जब इस देश में गांधी जी ने मंदिर में प्रवेश के लिए हरिजनों के, दलितों के लिए आंदोलन किया, तो सनातन धर्म सभा के नाम पर उसका विरोध किया गया, मुकदमा किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जब सती प्रथा का विरोध हुआ, जब उस पर कानून, आप सब कुछ सुनाएंगे, लेकिन जब डीएमके नेताओं ने डेंगू मलेरिया बोला तो आप उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। आप पूरा 1947 से सुना लीजिए, हड़प्पा संस्कृति 2000 साल पहले से सुना लीजिए सर, लेकिन जो सवाल हमने पूछा उस पर आप बिल्कुल मत बोलिएगा। यही चाहते हैं ना आप चाहते हैं आप सब कुछ बोलेंगे, लेकिन जो हमने पूछा उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। स्पष्ट करने दीजिए, मुझे आप स्पष्ट करने दीजिए। कीजिए ना, वही तो हम डिमांड कर रहे हैं आपसे, वही मांग कर रहे हैं आपसे कि कीजिए। तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, तो मुझे स्पष्ट करने का अवसर दीजिए ना। पूरा अवसर, आप सारे दर्शक देख रहे हैं कि पिछले 5 मिनट से आपको अवसर मिला हुआ है, हमेशा विरोध किया है, पूरे 5 मिनट से अवसर मिला हुआ है, लेकिन आप उस पर बोल ही नहीं रहे। आप 5 मिनट में 3 मिनट आप लगातार बोलते रहे, आप चुप नहीं रहे ना, कैसे एंकर हैं आप? अरे सुनिए मेरी बात, आप तो लगातार बोल रहे हैं मेरे साथ, तो कैसी बात होगी? आपने वड़क्कन साहब दर्शकों बिल्कुल बोला, मैंने कहा कि आप कह रहे हैं मुद्दा नहीं बना रहे हैं, पीएम बार बार उठा रहे हैं मुद्दे को, वड़क्कन साहब को भी बोला था। मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। जिस शक्ति की बात हो रही है तो उन्होंने धर्म की शक्ति से जोड़ दिया। अरे ईवीएम की शक्ति, ईडी की शक्ति, सीबीआई की शक्ति, जिन पर आप करते हैं, ये रिपीट कर रहे हैं ना आप रिपीट कर रहे हैं ना, और डीएमके नेताओं के बयान पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं ना। तो प्रधानमंत्री ठीक है, लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको आरोप लगाने का पूरा अधिकार है, जवाब टॉम वडक्कन जी देंगे वो। लेकिन इतनी बात जरूर है कि एक एंकर के तौर पर जब हम कुछ सवाल पूछते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब कुछ बोलिए, लेकिन उस पर जरूर आप कुछ ना कुछ जवाब दीजिए। आप सबके पास मैं लौटता हूं। केवी प्रसाद जी और अरुण लक्ष्मण जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, लेकिन पहले जरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव ले लेते हैं, फिर मैं लौट करके जुड़ूंगा इस पंचायत में। उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर विचार हुआ कि आज पार्टी के राष्ट्रीय मंच से उनसे एक सवाल पूछना चाहिए और कांग्रेस से पूछना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी अब महात्मा गांधी की प्रेरणा से बनी चलने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है। राहुल गांधी की अगुवाई में ये कांग्रेस पार्टी अब माओवादी विचार, विभाजनकारी विचार, अलगाववादी विचार को लेकर चलती है। The Congress party under Rahul Gandhi is no more the Congress party imbued with the doctrine and ideals of Mahatma Gandhi ji. This is a Congress party led by a divisive mind, Maoist thought, an anti-Hindu thought. Mr. Rahul Gandhi is completely in the sway of these elements. राहुल गांधी जैसे तत्वों के प्रभाव में हैं। उनके शब्द आपने बहुत सुने हैं, लेकिन मुझे उनके शब्द को भी रखूंगा, जो स्पष्टीकरण आया वो भी रखूंगा। ये राहुल गांधी के एग्जैक्ट शब्द मैं कोट कर रहा हूं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। माने हिंदू धर्म के शक्ति की कल्पना से हम लड़ रहे हैं।
राहुल गांधी जी ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग आप किसी अन्य आस्था के बारे में कर सकते हैं? आपके करने की हिम्मत है? आपको करने दिया जाएगा? Mr. Rahul Gandhi, do you have the courage to speak in the same derogatory terms with regard to the fundamental principles of faith of other religious thoughts? रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वही बात कह रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में राहुल गांधी ने शक्ति शब्द को हिंदू धर्म से क्यों जोड़ा, और क्या इस तरह का दूसरे धर्म के बारे में बात कर सकते हैं। इसी पर हम अभी चर्चा भी कर रहे थे। हमारे साथ हमारे चारों मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं अब रुख करता हूं वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद जी का। केवी सर, एक सवाल ये उठ रहा है, जो सवाल मैंने बहुत ही बढ़िया से पूछा था कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी से, कि डीएमके नेताओं ने हाल में अपनी इस तरह की सनातन विरोधी बयानबाजी को बढ़ा दिया है, जिस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को जिस तरह से उसका करना था, खंडन करना था, वो नहीं किया है। क्या वजह है कि हाल में लगातार इस तरह के बयान डीएमके नेताओं की तरफ से आ रहे हैं? एक नेता ने तो यहां तक बयान दे दिया कि मंत्री हूं, वरना टुकड़े टुकड़े कर देता। जी लालचंद्र, ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि जब इस तरह की बातें करी जाती हैं तो इसमें एक तो द्रमुक पार्टी की तरफ से कोई ना कोई स्पष्टीकरण या उल्लेख किया जाए कि किस संदर्भ में ये अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि प्रमुखता उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं के वक्ता है और उनके सांसद या उनकी तरफ से ये बयानबाजी आई है। दूसरा, अगर कांग्रेस पार्टी को स्पष्टीकरण देना था तो दे चुकी होती। जहां तक इतने कुछ महीने, एक आध महीने पहले पुरानी बात हुई जिसमें एक बात कही गई, फिर दूसरी बात दोहराई गई। जहां तक डॉक्टर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी बात रखी, उसको द्रामुक के पूरी जो है एक विचारधारा से जोड़ के दिखाया कि भाई ये उस परिप्रेक्ष्य से हमको समझ होना चाहिए, भली भांति समझ होनी चाहिए। मेरे ख्याल से देश में हर कोई जानता है कि द्रामुक पार्टियां, चाहे वो अन्ना द्रामुक हो या दूसरी हो, उनकी एक अलग विचारधारा रही है और पेरियार के वक्त से रही है। तो काफी लोग इस संदर्भ में जानते हैं। लेकिन जैसे आपने पूछा कि क्यों इस समय इस तरह की बात उठ रही है, ज्यादा हो रही है और लगातार इस तरह की बातें उठ रही है। हाँ, इसके पीछे जैसे प्रमुखता द्रामुक को अपना विचार, जैसे मेरे ख्याल से स्टालिन की तरफ से कोई हल्का सा एक टिप्पणी जरूर आई थी। एक उदयनिधि स्टालिन का बयान है, फिर जो ए राजा का बयान है, और फिर अभी जो अनसर्न वहां पर हैं उनका एक मंत्री है, उनका बयान आया हुआ है। जी, क्योंकि ये उनकी, जैसे कहते हैं, पूरी विचारधारा से सब लोग वाकिफ है और सब लोग उस संदर्भ को भी समझते हैं। लेकिन चुनाव के वक्त जब इस तरह की बातें उठती है तो उसका जाहिर सी बात है कि बड़े अलग से स्वर निकल के आते हैं। और मेरे ख्याल से राजनीतिक पार्टियों को इसमें एक तो समझना चाहिए कि ऐसी बातों का किसको नफा नुकसान तो अपना सब गिनते हैं, लेकिन पूरे देश के एक सेक्युलर फैब्रिक पे किस तरह का इसका असर पड़ेगा, ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल, ये ध्यान होना चाहिए। और निश्चित तौर पर जब एक बयान की शुरुआत हो जाती है कहीं से, फिर उस बयान पर बयान आने लगता है, दूसरों को भी मौका मिलता है बयान देने का। यही चीजें जो हैं वो बार बार हम कह रहे हैं कि जब आप मान लीजिए, अभी शायद कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है, लेकिन शक्ति शब्द का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व भी तो है। उसके लिए जब आप कहते हैं कि हिंदू धर्म में जो शक्ति शब्द है, दूसरों को मौका मिलता है फिर बोलने का। अरुण लक्ष्मण सर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरुण लक्ष्मण सर, जो सवाल मैंने केवी सर से भी पूछा था कि हाल में इस तरह के सनातन विरोध के बयान कुछ ज्यादा देखने को मिल रहे हैं डीएमके के द्वारा, क्या कहीं ना कहीं डीएमके ये महसूस करने लगी है क्या कि भारतीय जनता पार्टी उसके लिए एक चुनौती बन करके आ सकती है या आ रही है? नमस्कार। वो भारतीय जनता पार्टी अभी तमिलनाडु में का बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जब से एक नया स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी को तमिलनाडु में आया, अन्नामले, तो बहुत एग्रेसिव है। लेकिन इसके क्या होता है ना, बीजेपी का जो एग्रेसिव पोस्चर बीजेपी कर रहे हैं, इसके लिए जो अभी शासन में है तमिलनाडु में, उसको 38 सीट मिलता था वो पिछले 2019 के चुनाव में,
वो अभी उसको देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो रहे हैं बीजेपी के लिए। इसलिए इसके नाते डीएमके के बहुत वरिष्ठ लीडर्स उदयनिधि स्टालिन वो सनातन धर्म के खिलाफ बात किया था, लेकिन वो जो बात अभी किया है सनातन के खिलाफ वो किया है उसको भी उसके साथ भी रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि अभी आज पीएमके के साथ बीजेपी का एक मिलजुल हो चुकी है पीएम के साथ। अपने बाहर से देख पीएमके बहुत छोटा सा राष्ट्रीय पार्टी देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो नॉर्थ तमिलनाडु में बहुत डिस्ट्रिक्ट में पीएमके बहुत बड़ा फोर्स है जी, जिसको जो कि अब एनडीए में आ गई है, आ गए हैं, आज आ गए हैं, लेकिन 10 सीट बीजेपी ने पीएमके को दिया है, इसके ऊपर ऐसा है। लेकिन वो 10 सीट के अलग पीएमके के जो वोट बैंक है 5% to 7% मिनिमम उसका वोट बैंक है। वन ईयर कम्युनिटी है, बहुत पावरफुल कम्युनिटी है, वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है इस चुनाव में। ठीक है, हम देख रहे हैं कैसे कहां जा रहे हैं, लेकिन एडीएमके के साथ वो उसका कनेक्शन स्नैप हुआ है। इसके खिलाफ अभी पीएमके मिला बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। और डीएमडीके के साथ भी विजयकांत के पार्टी है डीएमडीके देशीय मुक्ति द्रविड़ कड़गम, उसके साथ भी बीजेपी का टॉक्स चल रहे हैं। हम देख रहे हैं कैसे स्मॉल पार्टी के साथ बीजेपी कैसा उसका लीडरशिप बढ़ जाएगा, वैसा ही चुनाव के फल होते हैं। और राहुल गांधी का जो शक्ति के खिलाफ वो जो बात हुआ है वो केरला में भी और तमिलनाडु में भी उसको अच्छा नहीं लगेगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस के साथ अभी लोग के एक चिंतावधि आ रहे हैं कि कांग्रेस पूरे के पूरे हिंदू के खिलाफ है। ठीक है, अभी केरला में भी आपको लग रहा है कि इस तरह का लोगों का सेंटीमेंट बन रहा है? ऐसा सेंटीमेंट भी नेचुरल है ना, वो आने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के साथ अभी आज प्रधानमंत्री जी ने बात किया है। ठीक है, जब 5G आ गया कंट्री के लिए कांग्रेस वेकेशन में थे और डीएमके का 5th जनरेशन 5G का डीएमके का 5th जनरेशन है और डीएमके का 2G जनरेशन पे ऐसा बात किया प्रधानमंत्री। लौटता हूँ आपके पास। मैं अजीब पॉइंट है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रधानमंत्री जी ने आज सेलम में बात किया, वो कोई बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता जी है जो उसका मर्डर हो चुकी है, रमेश बीजेपी स्टेट जनरल थे। वो उसका 2013 जून 19 तारीख को उसके घर गैंग ने उसका मर्डर किया है। इसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने बात किया, वो बहुत कनेक्ट हो गया लोग के साथ। ऐसे प्रधानमंत्री जी जो छोटे कनेक्ट करते हैं बीजेपी के बहुत एडवांस करते हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास सर, और अभी पहले टॉम वडक्कन जी के पास चलता हूं। टॉम वडक्कन जी, एक तो डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव ने जो भी बातें कही हैं उस पर आप जरूर जवाब दीजिएगा। मैं चाहता हूं उन्होंने जो सवाल उठाए उस पर आपको जवाब देना चाहिए। दूसरी चीज ये कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बजरंगबली का मुद्दा बड़ा जोर शोर से चला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली थी। ऐसे में इन मुद्दों को लेकर के आप लोकसभा चुनाव में जब ऐसे मुद्दे उठेंगे तो अब आगे आप क्या रणनीति अपनाने वाले हैं? देखिए, नैरेटिव सेट कौन करता है? राहुल गांधी ने जब हिंदू धर्म के साथ जोड़ा, शुरुआत वहीं से हुआ। हनुमान जी का जो इश्यू था वो एक इंपॉर्टेंट इश्यू था। ठीक है, हमारे भी प्रॉब्लम्स हैं, जीत हार होता है, लेकिन आज की स्थिति कर्नाटक में गारंटीज दिया, लोगों का विश्वास इन्होंने छीना, ये कहकर कि भाई गारंटीज करेंगे, और पीने का पानी नहीं है उस शहर में, पूरा कर्नाटक में। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस के जो आपके प्रवक्ता पैनलिस्ट है वो रिएक्ट कर जाएंगे कि बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था है। नहीं, फिर भी आपको अपनी बात कहनी तो चाहिए, अपनी बात आपको रखनी चाहिए। हाँ, जनता जनार्दन जानता है। मैं उन लोगों में नहीं हूं कि मैं उंगली उठाकर दिखाऊं कि भाई ये हुआ है। जनता सब भी जानते हैं। अभी ये बात हुआ था कि हमारे जर्नलिस्ट दोस्त यहाँ रमेश का जो असैसिनेशन हुआ उसके बारे में जिक्र हुआ। हाँ। प्राइम मिनिस्टर ने सैलम में इसके बारे में बात किया। जी। आज एनआईए ने उसी कल्प्रिट को पकड़ा है।
देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाया वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने आज उनको पकड़ा है। ठीक है, अभी इन्वेस्टिगेशन होगा और हम समझते हैं कि ये हिंदुस्तान का स्ट्रेंथ है, ये प्रधानमंत्री का स्ट्रेंथ है। एनआईए को कुछ नहीं बोला गया था, वो इन्वेस्टिगेशन में था। फिर ये कहेंगे कि भाई एनआईए सरकार के कहने पर काम कर रहा है, टाइम लगता है इन्वेस्टिगेशन में। मैं खत्म करूं उसका। हाँ। फिर इन्होंने एक इशू लाया, ये जो अपना बॉन्ड का इशू। हाँ, आपने भी जवाब दिया लेकिन ये सुनते नहीं है। नहीं, बॉन्ड पर तो हम चर्चा करेंगे ही, बॉन्ड पर तो अब उसी पर आने वाले हैं हम लोग। हाँ, आ रहा हूँ डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी, आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, किसने लिया? और लॉटरी एजेंट, लॉटरी एजेंट का वकील कौन था? कांग्रेस का प्रमुख एडवोकेट, मैं नाम नहीं लेता हूं क्योंकि देखिए ये सब लोग मैं जानता हूं, आप सब भी जानते हैं कौन डिफेंड किया इनको सुप्रीम कोर्ट, वो कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव। डीएमके मैक्सिमम पैसा जो उसमें लिया। और लिया कैसे? बॉन्ड के थ्रू। और ये बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा स्कैम है। पैसा लिया वो स्कैम बीजेपी पर डाल रहे हैं। ट्रांसपेरेंट था। अच्छा, एक बात और बताऊं, बिल्कुल जोड़ लीजिए उसके बाद। और पेमेंट ऑफ चेक, ये जो डोनेशन के बाद, ये शुरुआत कहां से हुआ? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू किया था ये, और वही का एक डेवलपमेंट था कि ये बॉन्ड सिस्टम आए। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव के पास चलते हैं। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, आप चुनावी बॉन्ड पर चर्चा करना चाहते थे, ये चंक मैं उसी पर रख रहा हूं। चुनावी बॉन्ड पर आप जो बात कह रहे हैं, तीसरे नंबर पर आपको भी, तीसरे नंबर की पार्टी आप भी हैं जिसमें कि आपको चुनावी बॉन्ड में फायदा मिला है। आपके सहयोगी डीएमके को फ्यूचर गेमिंग ग्रुप की तरफ से लगभग 2/3 मिला है, 509 करोड़ रुपए। चुनावी बॉन्ड को आप मुद्दा बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव? कैसे कांग्रेस की तरफ से और अपने सहयोगियों की तरफ से सफाई देंगे? लालचंद जी, पहले तो टॉम वड़क्कम जी पहले हमारी पार्टी की ओर से बोलते थे, तो ये रहा होगा मुद्दा, वो उधर जाके बोल रहे हैं, अलग बात है, लेकिन सच्चाई वो भी जानते हैं। और ये मुद्दा नहीं है कि पैसा किसको मिला और कैसे मिला। जब आप कानून बना देंगे, एक कानून ले आएंगे, तो पैसा तो उसी से लेना पड़ेगा। आपने कानून बना दिया ना, वो सब पर लागू है। पैसा लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है जब आप उसको अपनी एजेंसियों से दुरुपयोग करके एक्सटॉर्शन करते हैं। आप बात कर रहे हैं फ्यूचर गेमिंग के, उसको उस लॉटरी किंग के बेटे को भाजपा में कैसे वो शामिल हुआ, क्या आप नहीं जानते? क्या आप जो अभी रिपोर्टर्स कलेक्टिव की तमाम रिपोर्ट्स आई हैं कि पता चला कि आपके यहाँ सीबीआई और ईडी की का छापा पड़ता है, जांच होती है, और 5 दिन बाद वो खरीद लेता है बॉन्ड, दे देता है और सारा मामला खत्म। ये है मामला। आपने कानून बनाया है कि इसके जरिए पैसा लेना है और वो पैसा मिलेगा। मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि जो सरकार जिसकी होगी उसको ज्यादा मिलेगा, इसमें कोई जाहिर सी बात है, वो स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपने उसको आरटीआई से बाहर कर दिया, आपने एसबीआई को एकदम दबा दिया कि भाई तुम मत दो इसकी जानकारी। और उसके बाद भी जब जानकारी दी तो उसमें भी जो उसमें अल्फा न्यूमेरिक नंबर है उसको नहीं दिया। ये कौन रोक रहा है? ये कहने का कुछ आधार डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी, ये कुछ कहने का आधार कि एसबीआई को सरकार ने या किसी आदमी ने, किसी मंत्री ने या किसी ने कुछ कहा कि भाई आप नहीं दो वहां पर? अरे भाई, इसमें आधार की क्या बात है? एसबीआई अपने आप वहां गया कि हमको समय 30 जून तक चाहिए, जबकि सब कुछ स्पष्ट है, वो क्यों नहीं दे सकते? ठीक है, तो एसबीआई पर सवाल उठाइए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर डांट लगाई ना कि आपने जब दिया भी तो उसमें भी न्यूमेरिक एसबीआई को डांट लगाई, एसबीआई को। हाँ, ठीक है। तो आपको अगर आपको लगता है कि एसबीआई के लोग जो हैं वो अपने आप ये सब चीजें छुपा रहे हैं, तो आपको भी प्रणाम है और एसबीआई को भी प्रणाम। क्या कह सकते हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई अगर हम कुछ कह रहे हैं तो उसका आधार होना चाहिए। जहां पे चुनाव, अब कल आप चुनाव आयोग को भी कह देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग में चीफ जस्टिस होने चाहिए, सरकार ने कानून बना दिया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और कोई, तो अब आप कहिए कि चुनाव आयोग बहुत सही है, उसने जो क्या वो अपने मन से करेगा, तो भाई ठीक है, देश की जनता ये सब भी देख रही है। इसलिए ये जो इस समय एक असफल सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री, अभी हमारे प्रसाद जी ने बहुत अच्छा कहा कि लोग जानते हैं कि जो विचारधारा रही है दक्षिण की ग्रामीण आंदोलनकारियों की अलग रही है, सब लोग जानते हैं। अभी पीएमके से जो समझौता हो रहा है, क्या उसकी विचारधारा है? जरा पता करिए।
दूसरी बात, भारत के प्रधानमंत्री को तो इस बात को सोचना चाहिए कि ऐसी बात ना करें जिससे राष्ट्रीय एकता पर कोई खतरा पैदा हो। ठीक है, बड़ी मुश्किल से इस देश को एक करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, अगर आप तमिलनाडु के इतिहास को नहीं जान रहे हैं तो कृपया जान लें। प्रधानमंत्री जी, वो तो हम सभी की जानकारी में है, हम सभी की जानकारी में है। आखिरी बात, हाँ, रखिए 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 रखिए। आखिरी बात, हाँ, वड़क्कन जी कह रहे हैं कि पैसा नहीं, अरे कैसे होगा? हाँ, जब जीएसटी के जरिए सारा पैसा केंद्र ने हड़प लिया है और राज्यों को उनका अधिकार नहीं दे रही है, बहुत बड़ा इशू है। संघीय ढांचे पर जिस तरह से चोट की गई है, आर्थिक रूप से राज्यों को जिस तरह से बदहाल किया गया है, ये अपने आप में एक कहानी है। ठीक है, और इसलिए राज्यों को अपंग करके जिस तरह से देश में एक एकाधिकारवादी शासन चल ठीक रहा है, है, आपने अपनी बात रखी। एकता के लिए बहुत खतरनाक है। ठीक, और भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह सब हो रहा है। ठीक है, ये ठीक और बड़ी है, बात। ठीक है। आप इन तमाम मुद्दों को जरूर उठाइए, लोकतंत्र में आपका अधिकार है, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जरूर जाइए। केवी प्रसाद सर, ये बताइए सर कि अभी जो ये खास तौर पर चुनावी बॉन्ड पर अभी मैं चर्चा कर रहा हूं आपके साथ, चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो तो सामने है जो भी है। आप ये बताइए सर कि इस बॉन्ड के माध्यम से चाहे डीएमके को फ्यूचर गेमिंग का 2/3 हिस्सा मिलना हो, तृणमूल कांग्रेस का आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है, बेशक बिल्कुल है वो, जहां तक डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी ने कहा कि काफी हद तक वो होता है कि भाई जो पार्टी सत्ता में है, जिसके पास ज्यादा सीटें हैं, लगभग 1.5 दर्जन राज्यों में सरकारें हैं, तो उनको ज्यादा चंदा मिलता है इस तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड हो जाए। लेकिन सवाल ये उठता है केवी सर कि ये जो राजनीतिक दलों को फंडिंग का मामला है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले बेहतर कैसे था? इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले की जो व्यवस्था थी, क्या वो बेहतर थी? क्या वो बेटर थी फंडिंग का ये पूरा सिस्टम? क्योंकि हम जानते हैं 1951 ईस्वी में 20,000 रुपए तक के बेनामी चंदा का प्रावधान किया गया था, और उस 20,000 का उस समय के 20,000 का अगर आज वैल्यू निकालिए आप, तो आपको लगेगा कि वो 2 करोड़ के आसपास होगा। केवी प्रसाद सर। लालचंद जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, सही कह रहे हैं कि हमारे देश में राजनीतिक चंदा का जो व्यवस्था रही है वो पारदर्शी नहीं रहा जी, और इसके ऊपर लगातार बहस होती रही है। और अगर आप चाहें इलेक्टोरल रिफॉर्म जिसे हम कहते हैं, इस चुनावी प्रक्रिया में जो हम सुधार लाना चाहते हैं, चाहे वो गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद दूसरी कमेटी की रिपोर्ट आई, वो तमाम सारे मुद्दे उठाते रहे जिसमें कि राजनीतिक चंदा, यहाँ तक कि आपको मालूम है, आप चूंकि दूरदर्शन से जुड़े हैं और ऑल इंडिया प्रसार भारती का ऑल इंडिया रेडियो है, जो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन से इसके ऊपर भी एक व्यापक चर्चा हुई है, लेकिन कोई तरिका नहीं बना कि स्टेट फंडिंग कैसे हो सकता है। हाँ। अब नहीं बन पाए ना। हाँ। तो लेकिन प्रयास तो रहा। अब 7 दशकों की हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की इस सफर में जी कई सारी खामियां दिखी गई। जनता की तरफ से लगातार इस पे आवाज उठी कि भाई ये पारदर्शी नहीं है। सबसे बड़ा जो खतरा या सबसे बड़ी जो इश्यू जो अब इस चुनाव में नहीं, हर चुनाव में उठता है कि जो चंदा दे रहा है वो उसके पीछे मंशा क्या है। भाई कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति किसी को भी वोट दे सकता है, किसी को भी चंदा दे सकता है। एक बात लेकिन और सर, क्या उसके पीछे कोई केवी सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए अभी डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव के बयान से भी लग रहा है और ऐसे भी आपने महसूस किया होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को एक मुद्दा बनाने की, एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। मुझे ये बताइए कि तमिलनाडु में डीएमके कैसे इसको मुद्दा बनाएगी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी इसको कैसे मुद्दा बनाएगी। मुझे ये बताइए कि इसको कैसे ये मुद्दा बनाया जाएगा जब सभी पार्टियों को मिले हैं, सभी पार्टियों ने लिए हैं, और मुझे लगता है सिर्फ 1-2 पार्टियां, जो कम्युनिस्ट पार्टी शायद सीपीएम है, सीपीएम ने नहीं लिया है, वो जरूर इस मुद्दे को उठा सकते हैं, लेकिन ये डीएमके पार्टी, टीएमसी पार्टी और कांग्रेस को भी मिला है। कैसे इसको आम जनमानस के बीच लेकर जाएंगे मुद्दे के तौर पर? लालचंद जी, सबसे जिसे आपने कहा, ये एक रोचक पहलू होगा इस चुनाव का, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की पारदर्शिता को लेकर पूरे सवाल चल रहे हैं कई दिनों से, कई साल, महीनों से। और एडीआर का जो केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, इसी था। अब सवाल तो यही है कि हर राजनीतिक पार्टी चाहेगी कि ये मुद्दा अपने फायदे के लिए बनाए, अपनी तरह से, और अपने विपक्ष में जो खड़ा है उनके खिलाफ करे। तो मैं ये समझता हूँ, जिससे आपने जिक्र किया डीएमके कैसे उठाएगी, लेकिन डीएमके मालूम है कि अगर मैं एक उंगली सामने की तरफ कर रहा हूं तो 4 उंगलियां मेरी तरफ भी दिखेगी। जी जी जी, बिल्कुल है ना। लेकिन ये हर पार्टी पे लागू है ना सर। हाँ, सब पार्टी पे लागू है, सब पे। तो ये है कि या तो
इसमें कोई चुप्पी नहीं लगाएगा। हर ये कहेगा कि मैं कम था, आप ज्यादा थे, आप ज्यादा थे, मैं कम था, ये टू में ना पूरा मामला उलझ जाएगा। तो मेरे ख्याल से कि कोई भी बड़ी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से स्पष्टीकरण मांगे, वो स्पष्टीकरण ना दे, हो सकता है कि कहे कि आपने भी तो लिया। डीएमके से पूछे, वो कहेंगे जी आपने भी लिया, तो हम हमसे क्यों सफाई मांग रहे हैं। तो इसमें कहीं ना उलझ जाए, थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। और चुनाव माहौल में हर मुद्दा उठता है, और राजनीति में तो खासियत कि भाई आप चीज को इस महीने से निकाल के कहां लेके चले जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। और हमारे साथ अरुण लक्ष्मण जी से मैं जुड़ता हूं। अरुण लक्ष्मण जी, सर आपसे ये समझना चाहता, बल्कि उसी को मैं विस्तार दे रहा हूं जो अभी केवी प्रसाद सर से समझने की कोशिश की। डीएमके को इतना बड़ा चंदा फ्यूचर गेमिंग ग्रुप से मिला है, मुझे ये बताइए कि तमिलनाडु में या दक्षिण में जो बाकी पार्टियां हैं, बीजेपी है, एआईएडीएमके है और तमाम पार्टियां हैं, वो डीएमके के खिलाफ इसे मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल करने जा रही है आगामी चुनाव में। इलेक्टोरल बॉन्ड आपको लगता है कि वह मुद्दा बनेगा? इलेक्टोरल बॉन्ड का इश्यू इस चुनाव में हो जाएगा, क्योंकि डीएमके को 580 करोड़ के ऊपर मिल चुकी है। और अभी आपने बोला कि सीपीएम और सीपीआई ने पैसा नहीं शामिल किया ये इलेक्टोरल बॉन्ड से। अब एक बात सुनिए कि पिछले चुनाव में सीपीएम को डीएमके ने 15 करोड़ और सीपीआई को 10 करोड़ दी चुकी है। वो पैसा कैसे आया है, कहां से आया है? लेकिन इसको भी जवाब चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो दूसरे इलेक्टोरल बॉन्ड से अलग तरीके से आया। वो किसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा ले चुकी है और उसको दूसरे को देते हैं। तो उसमें ये एक पार्टी में उससे उसका ऑनेस्टी नहीं आते हैं। और दूसरा, चुनाव में जरूर डीएमके के खिलाफ भी आने वाला है। ये मार्टिन के लॉटरी किंग का बहुत इश्यूज होते हैं इधर। एंड फ्यूचर गेमिंग कंपनी बहुत पैसा आप जानता होगा कि किसी पार्टी को दे चुकी है। इसमें तृणमूल कांग्रेस है और साउथ में डीएमके है। डीएमके के पूरा उसका रिश्ता बहुत बढ़िया है। और इधर जो लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग के साथ इधर एक तमिलनाडु में लॉटरी पूरा बैन है ना, ऑनलाइन गेमिंग के लिए दे चुकी है जी, ऐसा है। और डीएमके का पैसा वो उसका अलायंस पार्टनर्स को भी मिल चुकी है। और कांग्रेस के अलावा ये सीपीएम और सीपीआई भी डीएमके से लोगों को पैसा मिल चुकी है। तो दैट मीन्स इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसा भी हो चुकी है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, और आपके पास इसलिए भी लौटूंगा कि अब अगला जो हम चंक करने जा रहे हैं, टॉम वडक्कन सर के पास चलता हूं। टॉम वडक्कन जी, अभी हमने डीके शिव कुमार का कुछ महीने पहले बयान सुना था कि भाई 5 गारंटी पूरा करना है हमें, इसलिए एमएलए को डेवलपमेंट फंड भी नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे पास डेवलपमेंट फंड के लिए पैसे नहीं हैं। अभी केरल से खबर आ रही है कि वहां पर जो गवर्नमेंट ट्रेजरी है उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वहां पर अब सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में भी दिक्कत आ रही है, देरी हो रही, वहां पर संकट है, पैसे की कमी है। तो कहीं ना कहीं ये जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, मैंने 2 राज्यों का भी उदाहरण दिया, कर्नाटक का और केरल का, क्या ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट भी एक मुद्दा बन सकता है? क्या इसे भी मुद्दा बनाने की कोशिश होगी आपके द्वारा? देखिए, हम मुद्दा नहीं बनाते हैं। जनता जनार्दन जब हमारे जो कैंपेन पर उतर आते हैं उनसे पूछते हैं कि भाई हमें पेंशन नहीं मिला, और जब लोग ये परेशान होकर हमसे पूछते हैं तनख्वाह नहीं मिला, पेंशन नहीं मिला, तो स्वाभाविक है इश्यू बन जाता है। हम प्री प्लान्ड एजेंडा से कहीं नहीं जाता। ये जब हम कैंपेन के लिए उतरते हैं तो ये पेंशन का डिमांड, ये सैलरी नहीं मिला, कानून का व्यवस्था, ये लोग हमसे पूछते हैं कि क्या जवाब है आपके पास। तो हमें ये इश्यू स्टेट गवर्नमेंट के साथ रेज करना होगा। कैग रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जो पैसा सेंटर से आता है, अभी यहाँ कांग्रेस के पैनलिस्ट कहते हैं कि भाई स्टेटों को पैसा नहीं दिया जाता है। देखिए, पैसा जब देते हैं उसका जो खर्चा कहाँ किया है उसका रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री को देना होता है। ये देते नहीं है। कहाँ खर्चा किया वो
कोई खबर नहीं है। तो एक पार्टी के तौर पर आप तो इन मुद्दों को उठाएंगे ना चुनाव में, आने वाले चुनाव में? जरूर उठाएंगे, क्योंकि जनता जनार्दन का जवाब क्वेश्चन है, ये हमारा इश्यू नहीं है, ये जनता जनार्दन जब ये हमसे पूछते हैं तो इश्यू बनेगा ही। अच्छा, दूसरी बात, ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के ऊपर ये अभी सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया स्टेट को, कुछ पैसे रिलीज किया, उसका भी पेंशनर्स को और सैलरीज एम्प्लॉयड को सैलरीज नहीं मिला है। ठीक है, 6 महीने का ये पेंडिंग है, पेंडिंग है। हाँ। इन हालातों में गवर्नेंस उस हालत में पहुंचा है। देखिए, आपने कर्नाटक का जिक्र किया कि डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है। अरे डेवलपमेंट छोड़िए, पानी पीने का व्यवस्था तो करिए। बड़ा संकट, हाँ, बेंगलुरु में लंबे समय बाद ये बड़ा संकट के तौर पर आया। सही बात है। मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी, जैसा मैंने आपसे कहा था, देखिए जो मुद्दा आप उठा रहे थे पहले सवाल के जवाब में, उस पर विस्तार से चर्चा कर ली ना हमने। अब हम आते हैं जरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। आपके नेता फाइनेंशियल मुद्दों पर बोलते बोलते और केंद्रीय वित्त मंत्री को जवाब देते देते यहां तक बोल गए कि अगर ऐसा ही चला तो दक्षिण भारत एक अलग देश बन जाएगा। उनको आपने टिकट भी दे दिया है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो वित्तीय कुप्रबंधन, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, ये आपको भी, क्योंकि आप कर्नाटक में तो सरकार में हैं और केरल में हालांकि आपकी अपोजिट सरकार है, वो भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प पहलू है कि वायनाड में राहुल गांधी जी भी लड़ रहे हैं और एनी राजा भी लड़ रही हैं वहाँ पर, और दोनों का आपस में नेशनल लेवल पर गठबंधन भी है। तो ये बताइए कि ये जो मुद्दा है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा कर्नाटक में कम से कम और आसपास में आपको। नहीं, बिल्कुल देना पड़ेगा कि आप ये कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से स्थितियां खराब हैं किसी भी प्रदेश के लिए, वो चिंता की बात है जी। मध्य प्रदेश में अभी 38 योजनाएं बंद कर दी गई जी। मध्य प्रदेश में तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप इस बात को जानते हैं। केंद्र सरकार ने जिस तरीके से धन पर पूरी कुंडली मारकर लोगों को, राज्यों को अपंग बनाया, उससे बीजेपी की भी अपनी सरकारें परेशान। और आप जब आर्थिक प्रबंधन की बात करते हैं, अब तक जितने प्रधानमंत्री इस देश पे हुए, उन्होंने कुल मिलाकर इस देश पर 55 लाख करोड़ का कर्जा किया। 55 लाख करोड़। आज 2,03,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा भारत पर हो चुका है। ये कैसे हुआ था? 2 लाख मतलब, माफ करिएगा, मैं 55 लाख से 167 और लिया इन्होंने, कितने ज्यादा लेंगे। तो ये जो आर्थिक कुप्रबंधन है वो तो इस देश में नजर आ रहा है कि हमारी प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम कहां पहुंच गए हैं। आज हम 111वें नंबर पर हैं। हम भुखमरी के शिकार देशों में गिने जा रहे हैं। जितने भी इंटरनेशनल पैरामीटर से, और तो और हमारी पत्रकारिता जिस पर हम लोग गर्व करते थे, वो 161वें नंबर पर है। तो अगर आप सचमुच पैरामीटर्स की बात करते हैं, अगर आप आर्थिक और तमाम पैरामीटर्स की बात करते हैं, तो आपको पिछले 10 साल में देखना पड़ेगा कि हम आगे बढ़े या पीछे गए। ठीक है। तो किसी एक राज्य को आप अगर चिन्हित कर देंगे तो आपको फिर मध्य प्रदेश के बारे में जवाब देना पड़ेगा। ठीक, आपने कहा मुझे थोड़ा पूरी विनम्रता के साथ, पूरी विनम्रता के साथ कही कि वहां पे एक किसी की हत्या हुई, उस पर जांच हुई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन मणिपुर इस देश का हिस्सा है। ठीक है। औरतों को निर्वस्त्र घुमाया गया, 8 महीने से जल रहा है प्रधानमंत्री। ठीक है, मणिपुर भी है, पश्चिम बंगाल भी है, सब है। मैं पूरी विनम्रता के साथ ये कर रहा था, मैं आपको पूरी विनम्रता के साथ ये कह रहा हूं कि आज की चर्चा हमारी दक्षिण भारत पर है और मध्य प्रदेश दक्षिणी राज्य नहीं है। हम लोग करेंगे पूरे आर्थिक विवरण। आर्थिक प्रबंधन की जी 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 जी, ठीक है ठीक है ठीक है, यही बीमारी के शिकार। ठीक है ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थितियां खराब है और वहां है, तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनका जो सोच है आर्थिक, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो परेशान, ठीक, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। केवी प्रसाद सर, जो गवर्नेंस का मॉडल है, आपने देखा है कि इन दिनों बहुत ज्यादा जो है उसमें है कि भाई किसी तरह मतदाताओं को लुभाने के लिए, अब पता नहीं, अब तो बस खाली इतना सा रह गया है कि कोई बिजली दे रहा है तो अब अगला वो कहेगा कि बस हम तार और बल्ब और होल्डर भी लेकर आपके पास आ ही रहे हैं, है ना, वो भी आपको दे ही देंगे हम। और पैसे सीधे पॉकेट में डालने की बात हो ही रही है कि भाई हम महिलाओं को देंगे, कल कहेंगे पुरुषों को देंगे, सबको देंगे ही देंगे।
ये जो गवर्नेंस का मॉडल है, जो शॉर्टकट वाली राजनीति है, इसने कहीं ना कहीं दक्षिण के कुछ राज्यों में गवर्नेंस को बिल्कुल बिगाड़ दिया। इसीलिए हमें ये देखना, और भी राज्यों में हुआ है, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव की बातों को हम मान लेते हैं, और भी राज्यों में हुआ है, उत्तर भारत के राज्यों में भी हुआ है, लेकिन दक्षिण भारत में भी ये केरल जैसे राज्य में, केरल जैसा राज्य जिसकी मिसाल दी जाती थी, वहां खजाना खाली है, वहां कर्मचारियों को वेतन देने में देरी हो रही है। क्या हुआ है केवी सर, क्या यह भी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? लालचंद जी, लोगों से जो सीधी सीधी समस्या जुड़ी है वो चुनाव में मुद्दे की तरह रूप में उठ के आते हैं, क्योंकि रोज तंगी झेल रहे हैं। आप आर्थिक, सबसे ज्यादा आर्थिक तंगी जब झेलते हैं तो लोग, जनता परेशान होती है, चाहे किसी भी राज्य के हो, पहली बात। और विपक्ष में वहां जो पार्टी है उनका ये हक है, उनको उठाना भी चाहिए कि जो समस्या है जनता की उसका निदान करने के लिए समस्याओं पे करे और सरकार को घेरे, कटघरे में खड़ा करे, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। उसका जवाब देना, उससे कैसे करना, ये सरकार है, चाहे कहीं किसी भी राज्य की। मैं विशेष किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहा, एक जनरल रूल की बात कर रहा हूँ। हमारे देश में करीब 21 साल पहले एक एक्ट पास हुआ था जिसको हम कहते हैं FRMB, फाइनेंशियल फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। उसके तहत कुछ मापदंड तय किए गए थे कि इतने फीसदी से ज्यादा आप डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं कर सकते, और राज्यों पे ये पाबंदी ज्यादा है क्योंकि वो अपने जो बजट्स बना के पेश करते हैं उसमें केंद्र की अच्छी खासी निगरानी रहती है। तो ऐसे में दूसरा ये है कि अभी जो पिछले 1.5 महीने पुरानी बात है, आप सबको याद होगा कि दक्षिण राज्य के 2 मुख्यमंत्रियों ने आके दिल्ली में धरना दिया, उसके साथ और लोग भी जुड़े। उनकी अपनी बात, उन्होंने ये उठा था, उन्होंने कहा कि हमको जो पैसा मुहैया कराना है केंद्र से, या हमको जो आवंटन हो रहा है वो नहीं हो रहा। और इस मुद्दे पे सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण भी आया, वित्त मंत्री ने उसका जवाब भी दिया। तो कहीं ना कहीं आंकड़ों में जो भी, मैं किस हिसाब से अपना पर्स में जो पैसा गिन रहा हूँ और कैसे खर्च रहा हूँ और आप कैसे गिन रहे हैं, इसमें विवाद है या इसमें विवाद पैदा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन मेरा एक छोटा सा इसमें तर्क ये भी रहता है, एक छोटा सा तर्क ये कि जो राज्य के मुद्दे हैं और राज्य की जो बदहाली हो रही है उसका जवाब लोकसभा में कैसे देंगे, इसके ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि राज्य की सरकार तो फिर भी रहेगी, लोकसभा में सत्ता बदल भी जाए, लोकसभा में सत्ता एक पार्टी की काबिज रहे, लेकिन राज्य की सरकार, लोग को फिर भी उसी राज्य की सरकार के साथ जीना पड़ेगा जब तक अगला सही बात है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की जिंदगी जो जुड़ी होती है वो राज्य सरकार से जुड़ी होती है, राज्य के खजाने से जुड़ी होती है। अब मैं एक और पहलू पर जल्दी आ जाता हूं। टॉम वडक्कन सर, वहां पर केरल में खास तौर पर वायनाड से भी राहुल गांधी जी के खिलाफ कैंडिडेट दे दिया गया है CPI के द्वारा। वहां इनका गठबंधन शायद नहीं हो पा रहा है, और जाहिर सी बात है कि नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आपके लिए क्या वहां पर कोई स्पेस निकल रहा है क्या? देखिए, ये वायनाड स्पेसिफिक नहीं है, आलपुरा में भी यही हुआ। मैं भी पूरे राज्य के लिए बोल रहा था। हाँ, तो आलपुरा में भी है। तो ये बेसिकली एक एनी राजा जो है बड़ा स्ट्रांग कैंडिडेट है लेफ्ट की तरफ से, और कन्नूर के रहने वाली है जी। तो हमारा भी कैंडिडेट आने वाला है। तो थोड़ा समय तो अब मेरे कल परसों में अनाउंसमेंट हो जाएगा। बिल्कुल। तो वायनाड में भी जवाब दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि जब वहां कैंडिडेट नहीं हो तो वहां भी होगा। आलपुरा में जो कैंडिडेट है हमारा पास स्ट्रांग कैंडिडेट है शोभा सुरेंद्रन, जो एक बहुत ही काबिल लेडी है और उनका जो ओरेटरी पावर है जी। और ये जो वेणुगोपाल जी वहां गए हुए हैं तो उनको एक मुकाबला है, एक स्ट्रांग फाइट होगा, और हम कहीं भी 1 इंच नहीं छोड़ेंगे। ये याद रखना, कार्यकर्ता में एक जुनून है, मैंने पहले भी कहा। और वहां के जनता जनार्दन जो हमसे पूछ रहे हैं कि आप ये डिलीवरी दे सकते हैं, तो हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, एक राजनीतिक दल के तौर पर आपका ये अधिकार है। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, बताइए, एक तरफ जो है PM की जैसी पार्टियों ने NDA का दामन थाम लिया है, और दूसरी तरफ केरल में भी गठबंधन नहीं हुआ, यहां तक कि कम से कम वायनाड सीट पर भी सहमति हो जाती, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। कैसे कांग्रेस की गाड़ी कैसे बढ़ेगी इस बार?
देखिए, बहुत स्पष्ट है कि वहां कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और ये कोई अजूबी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे घटक दल रहे हैं, जैसे जेडीयू, जो लोकसभा में बहुत जगह बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ता रहा है, उत्तर पूर्व के कई ऐसी, ये कोई भारतीय, अगर आप इतिहास देखें भारतीय लोकतंत्र का, तो उसमें कोई अनोखी बात नहीं रही है, ये बहुत सामान्य बात रही है वहां पर। लेकिन बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है। केरल में मुझे याद आता है, इनके एक नेता थे ओ राजगोपाल, उन्होंने साफ कहा था कि केरल के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए हमारी वहां पर स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि आप सांप्रदायिक राजनीति के अलावा आपके पास देने के लिए कुछ है नहीं, आप सांप्रदायिक राजनीति के अलावा कुछ नहीं करते। वहां पर जो लोग लड़ेंगे, जो कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच वहां संघर्ष हो सकता है, और इतिहास में होता रहा है। आप जानते हैं पहली सरकार जो कांग्रेस पार्टी की ही थी जो हटाई गई थी, 1956 लगा था, कांग्रेस नहीं लड़के, लेकिन वहां पर बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं, ठीक है, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच। ठीक है, केबी प्रसाद सर, आपका कमेंट जरूर चाहूंगा। भारत की सच्चाई है, तुम भी करके दे। ठीक, केबी प्रसाद सर, आपसे कमेंट चाहूंगा कि जिस तरह वहां पर यूडीएफ और एलडीएफ केरल में है, और ये भी कि जिस तरह वहां पर नहीं हो पाया, कम से कम वायनाड सीट पर भी सहमति हो जाती तो एक अच्छा संकेत जाता, लेकिन वो हुआ नहीं है। ऐसे में क्या कुछ संभावना बनती है किसी तीसरे पक्ष के लिए वहां? लालचंद जी, मैं इसको अलग नजरिए से देखता हूँ, और दो राज्यों को, हालांकि दक्षिण भारती आज हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पंजाब में भी देखें, वहां पर भी आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के, तो उसके पीछे जो मेरे को एक राजनीतिक ऑब्जर्वर के पीछे, वो नहीं चाहते कोई तीसरी और पॉलिटिकल पार्टी को स्पेस दे। विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो पूरा स्पेस है वो अपने बीच में रखना चाहते हैं, तो एक राजनीतिक पार्टी की पहल हो सकती है, तो किसी तीसरे शक्ति जगह ना दे। और एक अंत से एक टिप्पणी, मजाक, जैसे आपने वाम मोर्चा की बात की केरल में, तो 2004 में कांग्रेस के भूतपूर्व मंत्री थे प्रेसिडेंट दास मुंशी, हमने पूछा, दादा ये बताइए, आप तो केरल में लड़ते हैं, बंगाल में लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो केंद्र में कैसे काम करेंगे एक दूसरे के साथ? तो उन्होंने कहा, देखिए भैया, ईस्ट बंगाल और मोहम्मदन स्पोर्टिंग जो है, ये ईस्ट बंगाल और मोहन बगान कलकत्ता में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन जब इंडिया की जर्सी पे पहनते हैं दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो उन्होंने उसको व्यंग्य के तौर पर बताया। बिल्कुल, ये होता है कई बार, जिसे हम हिंदी में नूरा कुश्ती कहते हैं, फ्रेंडली फाइट कहते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। तो अब बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और मुझे उम्मीद है कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी ने जो बात उठाई थी, आप सभी ने देखा, पूरा स्पेस, अपनी पूरी बात रखने का पूरा मंच यहाँ पर उपलब्ध होता है, इसकी गारंटी है, और उन्होंने अपनी सारी बात रखी भी। तो पंचायत में आज जो हमने बात की कि दक्षिण भारत के क्या मुद्दे होंगे, और क्या इन मुद्दों के बीच में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो साउथ कनेक्ट है, वो कहां तक उसके अंदर जा पाएगा, आम चुनावों में कितना स्पेस बना पाएगा, ये जरूर दिलचस्प है इस बार। इसलिए दिलचस्प है क्योंकि सभी का फोकस, सभी का ध्यान इसी पर है कि जो अब की बार 400 पार का नारा दिया गया है, इसमें दक्षिण भारत का कितना बड़ा रोल होने वाला है। तो आज की पंचायत में इतना ही। हमारे सारे मेहमान जुड़े हुए थे, सभी का एक साथ बहुत बहुत शुक्रिया। और डीडी न्यूज़ पर फिलहाल खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहेगा। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।